हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम प्यून का टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन हिंदी जो पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो टोटल 50 सवाल आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर अपना आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होता है, ठीक है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आंसर होगा पो जोड़ अन होगा। ऑप्शन सी याद रखना होगा, इसमें राइट होगा। दूसरा लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें जो होता है वो नदी है। तो नदी इसमें क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 3 में दिया गया है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आंसर होता है रसाल, क्योंकि रसाल जो होता है ये आम का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया गया है और लिखा गया संयोग का सही विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो संयोग का सही विलोम शब्द जो होता है वो होता है वियोग। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 5 नंबर में, जहाँ पर लिखा हुआ है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या है। तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दिया गया है। कहा गया कि शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबी वस्तु। क्या है? ऑप्शन बी होगा, बहुत लंबी वस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर देखेंगे। कहा गया कि चतुर्भुज शब्द का समास बताइए क्या है, ठीक है। तो चतुर्भुज शब्द का जो समास है वो होता है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है तुम्हारी कमीज यहाँ रखी है, इस वाक्य में तुम्हारी किस प्रकार का सर्वनाम है। तो तुम्हारी यहाँ पर जो सर्वनाम है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुष में भी कौन सा? तो मध्यम जो पुरुष होता है उसके अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में देखिए लिखा गया है दुराचार शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है, ठीक है। तो दुराचार में जो उपसर्ग होता है वो दूर होता है, जो ऑप्शन डी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा गया किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है। दंतोष्ट का मतलब जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो आंसर इसका सी होगा। वह जो हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण दंतोष्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। तो सांप का जो होता है तत्सम वो होता है सर्प। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा हुआ है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। जो हिंदी है वो किस भाषा में लिखी जाती है, सॉरी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया है। कहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है। कौन इसमें विशेषण नहीं है? तो फ्रेंड्स मानस जो लिखा गया है ये आपका विशेषण नहीं है, ये संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। तो आंसर डी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखा गया है छात्र पढ़ रहा है, यह वाक्य कौन से काल के अंतर्गत आता है। तो छात्र पढ़ रहा है, पढ़ने का काम अभी जारी है, यानी लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, इस वाक्य में कुछ क्या है। तो जो कुछ लिखा हुआ है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर में, जहां पर त्रुटि बताना है क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में अनेक भाषाएं बोला जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी में त्रुटि बिल्कुल मिलेगा। बोला जाती नहीं, यहाँ होना चाहिए बोली जाती है। तो ऑप्शन सी में गलती था। चलिए 17 नंबर सवाल में त्रुटि देखना है। कहा गया इस काम के लिए एक प्रमाण की आवश्यकता है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर एक अनावश्यक शब्द का यूज हुआ है। यहाँ पर याद रखना है कि प्रमाण खुद में एक साक्ष्य है, तो इसके साथ एक प्रमाण लिखना गलत है। एक शब्द लिखना यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 18 है।
कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पहचानिए, इनमें से कौन सा है। संग्रहित लिखना किस ऑप्शन में सही होगा, तो संग्रहित लिखना ऑप्शन बी में राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 19 में, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है, यानी कि गलत कौन लिखा गया है। तो रचयिता जो लिखा गया ऑप्शन बी में, ये गलत है, रचयिता होता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी करना राइट है। सवाल नंबर 20, कहा गया वाक्य शुद्धिकरण के हिसाब से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन बी में बिल्कुल सही लिखा गया है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है। आगे 21 में देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य की चयन करें। फिर से एक वाक्य शुद्ध करना है, कौन सा है। तो इसमें जो आपका राइट आप देखेंगे पूरे ऑप्शन को पढ़ने पर, तो ऑप्शन डी में आपका राइट होगा, सारा राज्य उसके लिए एक धरोहर था। चलिए अब देखिए 22 में फिलर्स है जिसे पूरा करना है। कहा है जब तक आप इस का जवाब नहीं दोगे मैं आपको नहीं कर सकता। तो फिल करना होगा ऑप्शन सी, जब तक आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दोगे मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए सी ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार का एक और 23 है, लिखा सच्चा सुख में नहीं बल्कि में छिपा है। तो फिर आंसर 23 का क्या होगा, तो 23 का आंसर सी होगा, मोह और त्याग भरना होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए गद्यांश है। तो गद्यांश के सवाल करने के लिए आप सभी को यहाँ पर पूरा गद्यांश को रोक के, वीडियो को रोक के पढ़ लेना है, फिर इसके अनुसार जवाब देना है। ठीक है। 24 में कहा है कि साहित्य और जीवन का संबंध कैसा होता है। तो दोनों का संबंध बिल्कुल घनिष्ठ होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है 25 में, कहा गया कि साहित्य को किसका दर्पण कहा गया है। ठीक है। तो 25 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, समाज का दर्पण कहा गया है। नेक्स्ट है 26 में, लिखा है साहित्य का मुख्य काम क्या होता है, ये बताइए। तो साहित्य का काम है घटनाओं का चित्रण और हृदय पर प्रभाव डालना। नेक्स्ट लिखा हुआ 27 में, उत्कृष्ट साहित्य समाज में क्या लाता है। ठीक है। उत्कृष्ट साहित्य समाज में क्या लाता है। तो 27 का आंसर सी होता है, जागृति। नेक्स्ट लिखा हुआ 28 में कहा गया कि साहित्य को समाज का और क्या कहा जाता है। ठीक है। तो 28 का आंसर सी होता है, मार्गदर्शक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ 29, वीर रस का अस्थाई भाव बताइए क्या है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कहा गया वह दीप शिखा कौन सी शांत भाव में लीन है, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार देखना है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ 31 में, कहा गया कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा में। तो 31 का आंसर जो है ना, वो आपका विनय पत्रिका और कवितावली, ये दोनों आंसर होंगे, इसलिए आंसर डी इसका राइट होगा। चले 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। तो जो क्रिया के मूल रूप होते हैं उसे धातु के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है 33 में, कहा है कि इति का सही विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है। तो इति का विलोम शब्द होता है अथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लिखा हुआ 34 में, मुझे चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। मुझे चला नहीं जाता, तो फ्रेंड्स ये आपका भाववाच्य है। कैसा है, भाववाच्य है। नेक्स्ट सवाल 35, कहा गया अंधा युग किसकी रचना है। ठीक है, अंधा युग किसकी रचना है, तो आंसर होता है धर्मवीर भारती का। तो ये थे हिंदी का 35 सवाल। अब आपका इंग्लिश का 15 सवाल होगा, तो फटाफट आंसर आप लोग जरूर बताइए। तो यहाँ पर पहला सवाल में आप सभी से एरर पूछा गया है, किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल साइंस फेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर जो आपका मिलता है वो बी पार्ट में, और बी पार्ट में यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर करना होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। 2 नंबर सवाल लिखा हुआ है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट सिक्योर अ गुड रैंक इन द एग्जामिनेशन, नो एरर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एरर जो है वो पी पार्ट में करना होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट क्लाउज में विल का यूज किया गया है, जो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया बिटवीन यू एंड आई द कंपनीज न्यू पॉलिसी सिम्स क्विट अनफेयर टू 10 जूनियर एम्प्लॉइज नो एरर। तो यहाँ पर समझना है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस अगर एंड से जुड़ा हो तो दोनों आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर मी होना चाहिए। तो सही आंसर इस सवाल का जो होगा वो बी पार्ट में एरर करना होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 4 से। तो 4 में यहाँ पर साइनो बताना है लूसिड का। ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड में क्या आएंगे? तो लूसिड का मतलब स्पष्ट होता है। क्या है? स्पष्ट। तो आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ 5 में, जहाँ पर एंटोनिम बताना है, सॉरी एपैथी का साइनो बताना है। तो एपैथी का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी में होगा, इंडिफरेंस करने पर। अब देखिए एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम किसका बताना है? तो ऑब्लिवियस का। ठीक है। इसका मतलब होता है बेखबर। क्या होता है? ऑब्लिवियस का अर्थ है बेखबर। तो इसके एंटो में जो राइट होगा वो ऑप्शन ए करना होगा, कॉन्शस। कॉन्शस यानी कि सचेत होता है, सतर्क होता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर में। तो हॉटी जो लिखा गया है इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो हॉटी का मतलब होता है घमंडी, कह सकते हैं घमंड इस तरह का। तो इसका अपोजिट जो होगा मोडेस्ट होगा, क्योंकि मोडेस्ट का मतलब विनम्र होता है या नम्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है इस सवाल में। तो लिखा गया है द प्रोफेसर डिसाइडेड टू द इम्पोर्टेंट लेक्चर बाय यूजिंग विजुअल एड्स। तो इसमें भरना होगा कॉन्सियल। कॉन्सियल का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। 8 में कॉन्सियल नहीं इलूसिडेट भरना होगा, इस सेंस के अनुसार थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे। यहाँ पर इलूसिडेट भरना होगा। ठीक है। तो इलूसिडेट यहाँ पर भरना राइट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल में। और यहाँ पर फिर से एक फिलर्स है, लिखा ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ फॉर हैविंग वेस्टेड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स। तो 9 का आंसर जो है रिमोर्स भरना होगा। रिमोर्स यहाँ पर पछताना, पछताना इसका हिंदी होता है। ठीक है। चलिए ओके, आगे सवाल देखेंगे जहाँ पर इडियम्स बताना है 10 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। 10 में लिखा है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका अर्थ होता है यानी कि गलत क्रम में सजाना, गलत कर्म में सजाना इसका अर्थ होता है। तो इसका आंसर देखेंगे बी पार्ट में सही होगा, टू डू थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर। नेक्स्ट सवाल 11, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन है सी इज सीनियर देन ऑल हर कॉलीग इन द ऑफिस। तो 11 में आपको याद रखना है कि सीनियर के साथ प्रीपोजिशन के रूप में देन नहीं टू आता है। तो टू का यूज करना होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल 12 है, जहाँ पर फिर से एक इम्प्रूवमेंट करना है। द फायरमैन फाइनली पुट अप द फायर आफ्टर बैटलिंग इट फॉर 5 आवर्स। तो फ्रेंड्स जो फायरमैन होता है वो आग बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेजल वर्ब पुट अप लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो पुट आउट होता है, क्योंकि पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका मतलब होता है आग बुझाना, इसलिए राइट आंसर बी करेंगे। चलिए 13 में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 13 नंबर सवाल दिया गया है। क्वेश्चन लिखा है द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार यस्टरडे। सही आंसर इसका ए बनेगा, द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक यस्टरडे। चलिए आगे देखेंगे 14 में। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। क्वेश्चन है ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। क्या बनेगा राइट आंसर? राइट आंसर ए करना होगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट डे। और ये आज का अंतिम सवाल है 15 नंबर।
कहा गया कि वन हु इज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ हिज वाइफ, यानी इसे कहा जाता है कि वैसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हो। पत्नी प्रेमी कहते हैं, इसका जो एक शब्द होता है पत्नी प्रेमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से ऑप्शन करना सही होगा? सही आंसर सी करना होगा, ऑक्जोरियस इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो यहाँ पर आप सभी का कंप्लीट होता है, जिसमें 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स कल से आपका जो सेशन लाइव होगा उसमें आप लोग मैथ भी बिल्कुल पहले की तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज आप लोग इन वीडियो के माध्यम से ज़रूर एक बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इसका टाइमिंग नोट कर लीजिए। ये सेशन प्रतिदिन लाइव होता है, जिसका समय शाम 7 बजे से होता है। आप लोग शाम 7 बजे जुड़ के सारे सवाल डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए।